नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। लेट्स स्टार्ट विद ऑपरेशन सिंदूर। यस, एनालाइज द स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक implications ऑफ इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर इन रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान बैक्ड टेररिज्म। लेट मी टेल यू वन थिंग। आज की ये जो ऑपरेशन सिंदूर के साथ जुड़ी हुई जो डिस्कशन है ना, उसमें अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास हैं, इनको हम एनालाइज करेंगे। एज यू नो कि यहां पर हम इंफॉर्मेशन को कम, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन यहां पर जो जोर दिया जाता है दैट इज ऑन एनालिसिस। आपको याद है इससे पहले कि हमारे डिस्कशन में मैंने कहा था कि आज नहीं तो कल वी हैव टू वेट एंड वॉच। भारत जो है इसका मुंह तोड़ जवाब डेफिनेटली देगा, और भारत ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे दिया है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी वन ऑफ अस टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये अटैक हमने पाकिस्तान के सिटीजन्स पर नहीं किया है। ये एक बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी नेचर का स्ट्राइक भारत ने किया है। हम पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे नागरिकों पर अगर कोई आकर टेररिस्ट अटैक करेगा तो उसको हमारा देश छोड़ेगा नहीं। यह मैसेज पाकिस्तान का डीप स्टेट, वहां की सरकार और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया, इसमें चाइना भी आ गया, और वे सारे देश जो पिछले दरवाजे से पाकिस्तान को मदद करते हैं, उनको भी यह मैसेज मिल गया है कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू लीव यू। अगर हम ये बदला लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। तो भारत ने पाकिस्तान की जो मिलिट्री फैसिलिटीज पर अटैक नहीं किया है। वहां पर जो टेररिस्ट्स के हब थे, उनको ही हमने डायरेक्टली डिस्ट्रॉय किया है। पाकिस्तान के नेचर के हिसाब से उन्होंने ये एक कसम खाई है कि दे आर गोइंग टू रिटेलिएट। तो कोई बात नहीं, वी आर वेटिंग फॉर इट। देखते हैं कि वो कैसे रिटेलिएट करते हैं। पूरी दुनिया के बारे में पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के बारे में ये चीज जानती है, किस प्रकार का उनका रवैया रहा है, किस प्रकार से प्रॉक्सी वॉर, किस प्रकार से टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी के तौर पर वहां की मिलिट्री ने हमेशा यूज किया। और यह बात मैं नहीं बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और इसकी वजह से यह बात हो रही है। यह बात तो वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने ही अभी कुछ दिनों पहले मीडिया में बताई थी कि हमने ये टेररिज्म को एज ए हथियार के तौर पर हमने पिछले 30 सालों से यूज किया। और इसी एनालिसिस में मैंने आपको बताया था ना कि 30 नहीं सर, 46 ईयर, 45 ईयर्स, 50 ईयर्स के आसपास से आप ये चीज करते आए हैं। तो ये चीज जो है वो भारत ने की है। इंडस वाटर ट्रीटी जो था, जिसमें जो हमने एबायंस अभी कर दिया है इसको, तो व्हाट वाज दैट? डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक। इस विषय पर हमने काफी चर्चा की है, नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। लेकिन जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि पानी बंद करके वहां के जो किसान हैं, पाकिस्तान के किसान, उनकी रोजी रोटी पर हमने, उनके पेट पर लात मारी है, ये सारी चीजों का जो भी इस्तेमाल करते हैं, तो दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल कि ये जो टेररिस्ट हैं, जिनको पाकिस्तान की सरकार और वहां की डीप स्टेट का सपोर्ट है, तो ये टेररिस्ट जब जम्मू एंड कश्मीर में आकर, जब टूरिस्ट सीजन होती है तब आकर टूरिस्ट्स पर अटैक करते हैं, और उसकी वजह से देश के अलग अलग कोनों से जो टूरिस्ट आए थे, उनके परिवार को आपने हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। जो लोग यहां पर घूमने के लिए आने वाले थे, उन्होंने बुकिंग्स अपनी कैंसिल कर दी। तो पूरे देश को आपने इस प्रकार से अफेक्ट किया, हमारे देश को। सेकंड थिंग, जम्मू एंड कश्मीर के जो लोकल्स हैं, उनकी रोजी रोटी जो है, उनके पीक सीजन में आपने उनकी रोजी रोटी जो है उनसे छीन ली। तो ये जो कहते हैं ना कि इंडस वाटर ट्रीटी से भारत पाकिस्तान के किसानों का दुश्मन नहीं है। हम भी नहीं चाहते कि उनके देश के जो एक आम नागरिक है उनके साथ ऐसा हो, लेकिन फिर उन आम नागरिकों को अपनी सरकार पर भी प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत है। जब हम किसी चीज को लेकर अगर अन्याय हो रहा है और अगर हम चुप बैठते हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इनडायरेक्टली
वी आर गिविंग ए ग्रीन सिग्नल टू दैट। इनडायरेक्टली हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके देश पर इतने सालों से, इतने दशकों से ऐसे अलग अलग जनरल्स आए, उन्होंने अपनी तिजोरियां भरी, उनके पास अरबों रुपए हैं। पॉलिटिशियंस को देख लीजिए, करोड़ों रुपए हैं, उनके बच्चे दुनिया के टॉप सिटीज में रहते हैं और आप उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वहां पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं दे आर फेड अप विद दिस सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड डीप स्टेट। लेकिन धीरे धीरे आई बिलीव पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन जो है वो तो आएगा ही। वहां के लोग जो हैं वही ये आर्मी और इन सारी चीज़ों के खिलाफ एक आवाज़ उठाएंगे। एक वक्त था जब वहाँ के लोगों की मीन्स गवर्नमेंट पर नहीं लेकिन आर्मी पर ही उनका भरोसा था और आर्मी को ही रिस्पेक्ट करते थे। पिछले कुछ समय से ये भी चीज़ देखने को मिली है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उनको अब धीरे धीरे आर्मी का रियल चेहरा जो है वो नज़र आने लगा है। एंड दे हैव स्टार्टेड हेटिंग देयर ओन आर्मी। तो ये भी धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। पीएम मोदी ने अंडरस्कोर की है इस बात को। He said this thing that PM Modi underscores India's commitment to act decisively. हमने यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं की है जिसकी वजह से दुनिया के दूसरे देशों को चिंता हो भारत को लेकर, भारत के बिहेवियर को लेकर। लेकिन जो एक हमारा रवैया हुआ करता था कि हम यूएसए क्या कहेगा, यूएन क्या कहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को अब हम सोचते नहीं है। बिकॉज वी नो वी आर राइट एंड वी नो हाउ टू हैंडल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट। पब्लिक सेंटिमेंट भी काफ़ी हाई थे और भारत ने ये एक राइट स्टैंड लिया है, आई वुड से। तो ये जो इंडिया पाकिस्तान के जो टेंशन्स हैं, तो यहाँ पर भारत ने बहुत अच्छी तरीके से मिलिट्री एक्शन और डिप्लोमेटिक रिस्ट्रेंट, इन दोनों का काफ़ी अच्छा बैलेंस रखा है। और फ्यूचर में भी ये काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी जो है, तो इसमें मिलिट्री, डिप्लोमेसी और रिसोर्स बेस्ड मेजर्स जो है ये भारत उठाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक आपके लिए फॉरेन टॉपिक नहीं है, यानी कि इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग। विजिंजाम पोर्ट की बात हो रही है। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ विजिंजाम पोर्ट इन रिड्यूसिंग इंडियाज रिलायंस ऑन फॉरेन ट्रांसशिपमेंट हब्स एंड इट्स पोटेंशियल इकोनॉमिक इंपैक्ट। इससे पहले की डिस्कशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे सिंगापुर, सलाला, दुबई, कोलंबो ऐसे बड़े बड़े ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स पर हम निर्भर थे, लेकिन विजिंजाम पोर्ट जो है ये निर्भरता को खत्म करेगा। आपकी स्क्रीन पर हमारे देश के मेजर पोर्ट्स का मैप है। आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल अलग अलग लोकेशंस, राइट। आई वुड लाइक टू फोकस ओनली ऑन दिस वन, विजिंजाम पोर्ट। 2 मई को पीएम मोदी साहब ने इसको कमीशन किया और ये फेजेस में कंप्लीट होगा। अभी जो फेज कंप्लीट हो गया तो वहाँ पर ये ट्रांसशिपमेंट का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 2028 तक सारे फेजेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो भारत के अगर आप मैरीटाइम हिस्ट्री की बात करें तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये विजिंजाम पोर्ट जो है ये केरला गवर्नमेंट और अदानी और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक लोन प्रोवाइड किया। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इसको बनाया गया है। और जो सिंगापुर, कोलंबो, सलाला और दुबई जैसे जो पोर्ट्स हैं जो अभी हमारे इंडियन कार्गो को हैंडल कर रहे थे, तो अब धीरे धीरे ये विजिंजाम पोर्ट जो है वो सारी चीज़ों को हैंडल करेगा। हमारा कुछ 25% जितना ही कार्गो जो है वो हम हैंडल करते थे, बाकी का जो है वो दूसरे ऐसे बड़े बड़े हब्स पर जाता था। विजिंजाम पोर्ट की वजह से हर साल हमारा देश जो है वो 200 से लेकर $220 मिलियन को बचा पाएगा। तो अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स जो हैं वो अब विजिंजाम पोर्ट पर आ पाएंगे। उनको कोई अलग रूट लेना नहीं पड़ेगा, उनके ही रास्ते पर पड़ता है ये विजिंजाम पोर्ट। और हमने काफ़ी सारी अट्रैक्टिव चीज़ें भी यहाँ पर रखी हैं कि AI पावर्ड सिस्टम्स रखी हैं, सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है यहाँ पर। तो जो एक कहते हैं ना कि एक शिप का, वेसल का जो टर्न अराउंड टाइम है कि वहाँ पर आया, फिर अनलोड किया, फिर लोड किया और फिर अपने रास्ते पर चला, जो भी मेंटेनेंस का छोटा बड़ा काम है वो हो गया। तो इसमें जो वक्त लगता है तो जो दूसरे पोर्ट्स में लगता है उतना ही वक्त यहाँ पर लगेगा। चैलेंजेस काफ़ी थे विजिंजाम पोर्ट को डेवलप करने में। सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करें तो वहाँ की जो फिशर कम्युनिटी है तो इसने इसका विरोध किया था। फिर इसके अलावा नेचुरल कैलामिटी की बात करें तो के
केरला में जो फ्लड्स हुए थे, लैंडस्लाइड्स हुई थी, तो इसकी वजह से ये काम जो है वो ठप हो गया था। फिर कोविड का सीज़न जो है, इसकी वजह से भी, पेंडेमिक की वजह से भी काफ़ी सारे डिलेज हुए, लेकिन फाइनली ये अब धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। नाउ द थिंग दैट वी नीड टू कंप्लीट इन फेजेस इज रेल और रोड कनेक्टिविटी। कोई भी बड़ा पोर्ट जो होता है, इसकी हिंटरलैंड के लिए, यानी कि देश के रोड के साथ, देश के रेलवे नेटवर्क के साथ उसको जोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तभी जाकर हमारी नेशनल सप्लाई चेन जो है उसका वो एक सीमलेस इंटीग्रेशन इसके साथ हो पाएगा। तो इसमें कोई डिले जो है वो ना हो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ जो है उसको भी बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सब्सिक्वेंट फेजेस में इसका डेवलपमेंट जो है वो चलता रहेगा। स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर लोकेटेड है, जैसे मैंने आपको बताया। लेट्स गो थ्रू द मैप फर्स्ट। तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, ये एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट का या फिर इंटरनेशनल शिपिंग रूट है। एज यू कैन सी हियर, राइट, ये हमारा जो देश है तो उसके बहुत पास से गुजरता है, ये कोलंबो तक जाता है और यहाँ पर ही पड़ता है ये विज़िंजाम। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई अलग रूट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर शिप्स जो है वो ईजिली यहाँ पर आ पाएगी। और जो मेरीटाइम ट्रेड की कैपेसिटी है वो भी काफ़ी बूस्ट होगी। अभी क्या है कि हम कुछ 20 मिलियन TEU को हैंडल करते हैं। TEU का मतलब है 20 फुट इक्विवेलेंट, 20 फुट यूनिट, TEU। ओके, इसका मतलब ये होता है कि एक 20 फुट का जो कंटेनर रहता है ना, 20 फुट का कंटेनर इज इक्वल टू 1 TEU। तो अभी हम 20 मिलियन TEU को हैंडल करते हैं। चाइना कितना करता है? 330 मिलियन। तो ट्रांसशिपमेंट में हम काफ़ी पीछे थे, लेकिन एक ज़बरदस्त शुरुआत जो है वो विज़िंजाम पोर्ट से हमने स्टार्ट कर दी है। तो अगर राइट टाइम पर ये जो बाकी के फेजेस हैं वो ख़त्म हो गए और नेशनल सप्लाई चेन के साथ इसका प्रॉपर इंटीग्रेशन हो गया, तो देश के लिए और साउथ एशिया के लिए भी ये एक गेम चेंजर के तौर पर साबित होगा, क्योंकि दूसरे देश जो है उनका भी कार्गो फिर यहाँ से हम हैंडल कर पाएंगे। राइट, नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू थर्ड टॉपिक। दिस वन इज अबाउट India UK Free Trade Agreement. Analyze the significance of India UK Free Trade Agreement in strengthening bilateral economic ties and addressing global trade uncertainties. It's a big news for India as well as UK. प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इस इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हिस्टोरिक कहा है, तो यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टामर साहब ने इसको लैंडमार्क शब्द का टाइटल दिया है, टैग दिया है। दोनों देशों के बीच में पिछले लगभग 3 सालों से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशन चल रही थी। 3 साल पहले हमारे दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड वो समवेयर अराउंड $17.5 बिलियन। अभी ये $57 बिलियन हो चुका है। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से ये ट्रेड का आंकड़ा जो है मुझे लगता है आने वाले समय में 100 बिलियन को ईजिली क्रॉस कर जाएगा। इसमें एक पुल फैक्टर जो रहा है, दैट इज ट्रम्प साहब की वजह से जो डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुआ है, ग्लोबल ट्रेड में जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है। तो यूके चाहता था कि उनको कोई एक रॉक सॉलिड पार्टनर मिले। भारत वाज आल्सो लुकिंग फॉर अ रॉक सॉलिड पार्टनर, और दोनों देशों का एक इतिहास रहा है जो आप जानते हैं। तो यहां पर यूके को थोड़ी ज्यादा जरूरत थी इस डील की, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई एहसान किया है, भारत को भी इसकी काफी जरूरत थी ही, लेकिन यूके को थोड़ी ज्यादा जरूरत थी। अब एफटीए की वजह से क्या होता है, ज्यादातर चीजें जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और जो चीज़ें यूके से यहाँ पर इंपोर्ट होगी, तो उन पर जो ड्यूटीज लगती हैं या तो एलिमिनेट हो जाएगी या तो उस पर टैरिफ जो है वो कम हो जाएगा। तो भारत की जो चीज़ें हम वहाँ पर भेजते हैं, तो ऐसी 99% चीज़ें जो हैं उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। तो भारत के टेक्सटाइल सेक्टर, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, IT बेस्ड प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम और ज़्यादा अच्छे दाम में यूके में बेच पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर यूके की मार्केट में वहाँ के कंज्यूमर्स इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, बिकॉज उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। ब्रिटिश चॉकलेट्स, एरोप्लेन के पार्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो लगभग 90% जितनी चीज़ें जो यूके से हम मंगवाते हैं उन पर ड्यूटीज नहीं लगेगी। यूके की कार्स जो हैं उन पर अब 10% ड्यूटी ही लगेगी। तो इसमें
थोड़ा लिमिटेड नंबर्स ही होंगे, राइट, लेकिन एनीवेज 10% ड्यूटी ही लगेगी। तो इससे एक बदलाव क्या होगा, अभी तक क्या था कि हमारा जो ऑटो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो इसको भारत सरकार ने प्रोटेक्ट करके रखा था। आप जानते हैं ना कि बहुत सारी ऐसी कार्स हैं जो भारत में नहीं बनती है, बाहर से आप मंगवाते हैं तो इस डबल प्राइस हो जाती है बिकॉज ऑफ ड्यूटी। तो ये ब्रिटिश कार से हमने शुरुआत की है, ब्रिटिश एफटीए से या फिर यूके के साथ जो एफटीए किया है उससे शुरुआत की है। तो इससे ये होगा धीरे धीरे करके जब यूएसए के साथ डील होगी, दूसरे देशों के साथ एफटीए होगा, तो वहाँ की कार्स जो हैं वो यहाँ पर एक रीजनेबल रेट पर हमें मिलेगी। और हमारी टाटा महिंद्रा दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। तो अब उनकी वो कैपेसिटी हो चुकी है कि ये इनके साथ थोड़ा कॉम्पीट करें, और कॉम्पिटिशन से एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा जो है वो कंज्यूमर्स को ही होता है। तो वी ऑल वांट टू ड्राइव गुड कार्स, इजंट इट, एट रीजनेबल प्राइस। तो वो एक मौका जो है वो धीरे धीरे मिलेगा। और इट्स नॉट जस्ट, आई वाज नॉट जस्ट जोकिंग, दैट्स ऑल्सो ट्रू, बट इसी के साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसमें बहुत सारी जॉब जनरेट होगी, रिपेयरिंग, पार्ट्स एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इससे होगी, इसकी रिपल इफेक्ट काफ़ी अच्छी होगी। इसी के साथ स्पिरिट्स की बात करें तो ब्रिटिश विस्की, जिन, ये सारी चीज़ों पर 150% जो ड्यूटी लगती थी, अब इस पर 75% ड्यूटी लगेगी। एविएशन सेक्टर, रोल्स रॉयस इंजन्स बनाता है, रोल्स रॉयस कार्स तो आती हैं लेकिन रोल्स रॉयस कंपनी इंजन्स भी बनाती है, और एविएशन सेक्टर में कंपोनेंट्स भी काफ़ी सारे आते हैं रोल्स रॉयस के। तो ये चीज़ें जब इस पर भी ड्यूटी कम होगी या फिर ख़त्म होगी ड्यूटी, तो इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे, तो कंज्यूमर गुड्स हों, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हों, स्ट्रेटेजिक सेक्टर हो, हर जगह पर इसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी, राइट। द डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन ईजेस सोशल सिक्योरिटी बर्डन्स फॉर क्रॉस बॉर्डर प्रोफेशनल्स। हमारे भारत के लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो आपको एक नेशनल इंश्योरेंस पे करना रहता है, आपकी जो भी इनकम है उससे एक नेशनल इंश्योरेंस, राइट। जैसे हमारे देश में पैन नंबर होता है, वैसे वहाँ पर एक नेशनल इंश्योरेंस नंबर रहता है। तो पहले 3 सालों के लिए हमारे लोग जो हैं तो उनको दे डोंट हैव टू पे दिस नेशनल इंश्योरेंस। तो ये एक फ़ायदा होगा। अब इससे क्या होगा कि प्रोफेशनल की मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। आईटी, फाइनेंस और दूसरे जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं तो वो वहाँ पर इजीली जा पाएंगे, एंड जो पैसे उनके पास बचेंगे तो वो रेमिटेंस के तौर पर भारत में आएंगे, तो इट्स ए गुड थिंग। और भारत ने अब इनके साथ ये किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो यूएसए, ईयू, ऑस्ट्रेलिया, राइट, तो इन सारे देशों के साथ जो नेगोशिएशंस हैं वो भी ज़्यादा एक्सेलरेट होंगे। और कहीं ना कहीं ये सारे बड़े बड़े देशों के साथ, इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज़ के साथ जब हम इस प्रकार के एफटीए कर रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क है उसमें भारत अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से पोजीशन कर रहा है, और ये सारे देश जो हैं वो कहीं ना कहीं चाइना से थोड़ा डाइवर्ट भी होना चाहते हैं। एफटीएज प्ले ए crucial role in aligning national interests and fostering economic security globally. Right. So that's basically everything as far as FTA is concerned. और एक और interesting चीज़ means I would like to highlight here, interesting तो नहीं लेकिन important चीज़ यहाँ पर highlight करना चाहता हूँ, and that is कि दोस्तों आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारी ओपिनियंस, आर्टिकल्स, कमेंट्स हमें पढ़ने को मिलेगी। तो वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। अभी हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको तो एनालाइज किया है, राइट। हमारी एक जो महिला ऑफिसर हैं, आर्म्ड फोर्सेस की महिला ऑफिसर, आर्मी की महिला ऑफिसर टू बी प्रिसाइज, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिया देश को और दुनिया को कि कैसे, कहाँ पर ये लोकेशंस थे, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही थी, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो एक प्रेजेंटेशन में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। और ये सारे वीडियोस भी काफ़ी वायरल हुए हैं, तो वो चीज़ें आपने देखी होगी। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू, आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम इन्फॉर्मेशन हियर, उसका कोई मतलब नहीं है। और बहुत सारे वीडियोस भी बन चुके हैं, आई एम श्योर आपने भी देखे होंगे। तो नॉट गोइंग इनटू वो सारी डिटेल्स के कहाँ पर कौन था, ये सारी चीज़ें नो। विल टॉक अबाउट मोर इन डेप्थ चीज़ें इन नियर फ्यूचर। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर्स मैंने देखा, आई चेक्ड आउट द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, पायोनियर, टेलीग्राफ, स्टेट्समैन, ये सारे न्यूज़पेपर अगर आप देखेंगे, देन यू नो बिजनेस लाइन जो हिंदू का ही एक पिंक पेपर आता है, तो ये सारे न्यूज़पेपर्स देखे तो यहाँ पर एडिटोरियल और ये कमेंट्स नहीं थी, एडिटोरियल्स नहीं थे, कोई ऐसे आर्टिकल्स नहीं थे, राइट, जिन पर हम गहराई से चर्चा कर सकें। बट आई एम श्योर कल
बहुत सारे आएंगे, तो हो सकता है कल 5 के 5 टॉपिक जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर के साथ जुड़े हुए हों। डिपेंड्स के किस क्वालिटी के आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते हैं, राइट। और अच्छी अच्छी चीज़ें अगर पढ़ने को मिलती है तो उस पर डिस्कशन होगी, वरना फिर रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन जो है उसको फिर से रिपीट करना जो है वो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल विजन जाम के बारे में हमने बात की थी, तो इससे पहले बात की थी और आज जो की है, तो आज की चीज़ें जो है उसमें हमने नॉलेज को ऐड ऑन किया है। 2-3 चीज़ें शायद रिपीट हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली चीज़ें जो है वो बिल्डअप हमें करते रहेंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स हियर ऑन दिस platform, and that's how it should be. Moving on to next topic, UNSC की बात करेंगे. Analyze the geopolitical implications of Pakistan's failure to secure UNSC intervention amid escalating tensions with India. पाकिस्तान ने कोशिश की कि UNSC में भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई साथ नहीं मिला। और ये पहलगाम का जो अटैक पाकिस्तान के टेररिस्ट ने किया है, तो इस पर दुनिया के बहुत सारे देशों ने निंदा भी की है। एंड दिस रिफ्लेक्ट्स कि अभी पाकिस्तान जो है इट इज़ वेरी डेस्परेट, इकोनॉमिकली कोलैप्स हो चुका है, IMF और फॉरेन एड पर अभी गुजारा चल रहा है। और भारत ने जिस प्रकार का स्टैंड लिया है दुनिया के सामने, और दुनिया के अलग अलग एनवॉयज देशों के साथ डिस्कशन की, उनको इन्फॉर्म किया, तो दिस इंडिकेट्स कि हमारा ग्लोबल रोल जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। Pakistan's inflammatory rhetoric underscores its reliance on proxy war tactics to destabilize India. उनके मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स को देखिए, उनके आर्मी चीफ के स्टेटमेंट्स को देखिए, उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ऑल दे वांट इज टू डिसरप्ट इंडियन सोसाइटी। हमारे देश में उनके आर्मी के चीफ जो है वो हिंदू मुसलमानों के झगड़े करवाने वाले स्टेटमेंट्स जो हैं वो दे रहे हैं। जस्ट इमेजिन किस प्रकार के आर्मी चीफ वहां पर, लीडरशिप कि कोई डेफिनेशन में वो फिट ही नहीं होते, इज नॉट ए लीडर एट ऑल, कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे स्टीरियोटिपिकल लोग वहां की टॉप पोजीशंस पर बैठे हैं। प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल उन्होंने किया है और वो वहां के डिफेंस मिनिस्टर मानते हैं। उन्होंने मीडिया को ये बताया कि हाँ भाई, हम ये प्रॉक्सी वॉर जो है और ये टेररिस्ट और इन सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये भूल जाइए कि ये किसी धर्म के साथ जुड़े हुए हैं या फिर उनको इस्लाम के साथ कुछ लेना देना है। उनके दिखावे पर आपको लगेगा कि वो ये शब्द बोलेंगे, राइट, ये सारे, लेकिन डोंट टेक दैट थिंग। ये उनको कोई पड़ी है, उनको अगर इतनी ही पड़ी होती मुसलमानों की, राइट, तो उनके देश में तो मुसलमान ही रहते हैं। उनकी हालत देखिए कैसी कर दी है ये पॉलिटिशियंस ने और ये आर्मी के लोगों ने। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में रहने वाले, जो आपके घर में इन द सेंस आपके देश में रहने वाले आपके ही नागरिक जो हैं, उनकी हालत सुधारिए, फिर भारत के मुसलमानों की चिंता कीजिए। और भारत का मुसलमान जो है वो जानता है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, तो वो दूसरे देश का जनरल आकर यहां पर बताए कि उनको ये करना चाहिए, इट्स वेरी स्टूपिड ऑफ देम। तो भारत ने कोई रिटोरिक नहीं दी, तो दिस इज साइन ऑफ स्ट्रेंथ। भारत ने जो चीज़ें कर रहा है भारत, इट इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, क्लियरली साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। इट्स लाइक ए डॉग इज बार्किंग और शेर उसको देख रहा है, ऐसी सिचुएशन है। India's measured response to Pahalgam demonstrates sophistication and long-term strategic thinking. और इकोनॉमिकली भारत के पास एक बहुत अच्छा फ्यूचर है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है, डोमेस्टिक ग्रोथ अच्छा है, स्टॉक मार्केट अच्छी चीज़ें चल रही हैं, राइट, रोबस्ट तरीके से इकोनॉमी जो है वो चल रही है। सो पाकिस्तान जैसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। वाइज एंड डेलिब्रेट अप्रोच इज क्रूशियल for India to maintain its strategic advantage over Pakistan. Moving on to last topic of the day, dear friends, this one is about UPSC. ये आर्टिकल जो है वो आज के टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा। इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, और इस पर से ये प्रश्न बनता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द शिफ्ट फ्रॉम एन एलिटिस्ट ब्यूरोक्रेसी टू ए मोर इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया ओवर द लास्ट डेकेड। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो लॉन्च किया, राइट, इट वाज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ एक नई सीरीज़ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑन क्यूरियसली एजुकेशन, एंड आई एम श्योर आपने देखा होगा वो वीडियो। आज एक और वीडियो लॉन्च होगा, ऑलरेडी हमारी चैनल पर हमने उसको प्रीमियर कर दिया है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उस प्रीमियर को। आज की जो हमारी ये जो डिस्कशन होने वाली है ना, उसमें मैंने ऐसे ही चीज़ों के बारे में बात की है, और हमारे एक मिनिस्टर साहब जो हैं जितेंद्र सिंह साहब,
उन्होंने ये आर्टिकल को लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, आप पढ़िएगा, यू विल गेट ऑल द पॉइंट्स। इफ यू वांट टू रीड यू कैन गो हेड, बाकी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भारत की जो सिविल सर्विसेज है ना, इसमें एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, एक रेवोल्यूशन जो है वो देखने को मिला है। अब ये और ज़्यादा इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव हो चुकी है। पहले क्या था, कुछ इलीट इंस्टीट्यूशन के पास ही स्टडी मटेरियल हुआ करता था, कुछ इलीट लोगों ही एग्जाम में अपियर हो पाते थे। लेकिन जो सरकार का एक मंत्र है ना सिविल सर्विसेज को लेकर, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये क्लियरली अब देखने को मिल रहा है। और टेक्नोलॉजी ने एक बहुत रोल प्ले किया है, बड़ा रोल प्ले किया है। एक लंबे समय से हमारी जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें आपको एक कॉलोनियल हैंगओवर देखने को मिलता था। आईएएस को, ये कलेक्टर को राजा कहा जाता था कि वो जिले का राजा है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो ब्रिटिश के टाइम पर थी, और एक लंबे समय तक जब तक ये कॉलोनियल हैंगओवर था वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, वरना वो राजा वाजा कुछ नहीं होते हैं, राइट। कलेक्टर जो होते हैं वो हमारे लिए ही हैं, हमारे देश के नागरिकों के लिए ही हैं। और आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो ऐसा कभी मत समझना कि यू आर समथिंग, यू आर नथिंग। आपको अपना काम करना है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। और देश में बहुत सारे करोड़ों लोग हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम सब एक दूसरे पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। और इतनी बड़ी दुनिया है, दुनिया घूमोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर आपके घर के आसपास लोगों को पता रहेगा कि आप आईएएस हैं, वरना फिर दुनिया में किसी को नहीं पता है कि भाई आप आईएएस हैं, यू नो। तो ये जो दिमाग में ये घुस जाता था कुछ लोगों के अंदर कि भाई आईएएस बन गए तो बहुत बड़ी बात हो गई, और अपने आप में इट्स अ गुड थिंग कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया। लेकिन आईएएस बनना जो है दैट इज नॉट ए बिग थिंग। आईएएस बन जाना, आईपीएस बन जाना, दैट इज नॉट ए बिग थिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बनने के बाद जब तक आप सर्विसेज में हैं, क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आप अपने सर्विस रूल, क्या आप देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज अ बिग थिंग। आईएएस की एग्जाम जब खत्म होगी और आप सिलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद आपकी हर रोज परीक्षा है। जब तक आप सर्विस में तब तक आपकी परीक्षा है। ये एवरीडे परीक्षा देने के लिए जो तैयार है ना, उसको ही इसकी तैयारी करनी चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको गाड़ी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, सब चीजें होगी, ऐसा नहीं होगा। आपका ईगो हर रोज टूटेगा, आपका ईगो हर रोज टूटेगा, लेकिन आप हर रोज उतना ही ग्रो भी करोगे। क्योंकि जेन्युइनली अगर देश के हित के लिए काम करना है तो लिमिटलेस चीजें हैं आपके पास, वंस यू बिकम आईएएस, आईपीएस एक्सेट्रा, सिविल सर्वेंट। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिस्टोक्रेसी जो थी, अब धीरे धीरे ये खत्म हो रही है। और टेक्नोलॉजी की वजह से, एज यू नो, 4G 5G कनेक्टिविटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट एक्सेट्रा। तो पहले कुछ क्षेत्रों से ही, कुछ जगहों से ही लोग जो हैं वो दिल्ली, हैदराबाद के ही कैंडिडेट्स जो हैं वो पास होते थे। अब मणिपुर, छत्तीसगढ़, अलग अलग रिमोट लोकेशन से, हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब आने लगे। एंड दिस इज अ गुड थिंग फॉर सिविल सर्विसेज। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी जब बढ़ेगी तो क्या होगा, वहाँ के इश्यूज, वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ का जो अनुभव है, वहाँ का जो कल्चर है, वो लोग ये सिविल सर्वेंट बनकर जब आएंगे तो पूरे देश को इसका फ़ायदा होगा। और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। 2023 में कुछ 41% महिलाएं जो हैं, आईएएस की बात हो रही है यहाँ पर, राइट, आईएएस, तो बैच में 41% महिलाएं थी। और 2024 में अगर आप देखेंगे टॉप 5 में से 3 जो हैं महिलाएं हैं। सो जेंडर डाइवर्स एडमिनिस्ट्रेशन जब भी होता है, जिस देश में होता है, जहां पर होता है, तो वहां पर हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, इसमें एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। और किसानों के बेटे बेटियां, छोटे ट्रेडर्स के बेटे बेटियां, डेली वेज वर्कर्स के बेटे बेटियां, राइट, तो ये एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं। तो अपना जो अनुभव है, उन्होंने जो जीवन जिया है, उन्होंने जो एक हम्बल बैकग्राउंड में जो तकलीफें सही है, उनको वो महसूस कर पाते हैं। और फिर वो पॉलिसीज़ को भी ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि हर किसी को इसका फ़ायदा हो। यही एक्सपेक्टेशन है और ऐसा होता भी है ज़्यादातर केसेस में। और अलग अलग डिसिप्लिन से लोग आ रहे हैं, जैसे मेडिकल प्रोफेशंस, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ह्यूमैनिटीज़ के ग्रेजुएट्स,
तो ये सारी चीज़ों से भी प्रॉब्लम सॉल्विंग और गवर्नेंस में एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ता है, गवर्नेंस में भी एक इम्प्रूवमेंट आता है। चैलेंजेस अभी बहुत सारे हैं। हमारा देश जैसे ग्रो हो रहा है वैसे ही सिविल सर्विसेज भी ग्रो हो रही है, राइट। जो एक कॉम्प्लेक्स येट एक स्टेडी प्रोग्रेस जो हो रहा है देश का, वैसा ही गवर्नेंस का भी सिचुएशन है। तो इंडिया की सिविल सर्विसेज जो हैं, इट मिरर्स द नेशंस डेमोक्रेटिक जर्नी टुवर्ड ग्रेटर इंक्लूसिविटी। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है। और ये आर्टिकल जो है ना, ये आपकी जो प्रिपरेशन है उसके बारे में भी बहुत सारी इंसाइट्स आपको प्रोवाइड करता है कि किस प्रकार का ऑफिसर बनने के लिए तैयारी करनी है। और ये जब चीज़ें आप सोचोगे ना, दैट इट सेल्फ विल मोटिवेट यू। आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे, आपको किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यू नो योर वाई। आपको पता है कि वाई यू आर डूइंग दिस थिंग। दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट विल मोटिवेट यू। इट डजेंट मैटर कितने भी चैलेंजेस आपके सामने आए, राइट, बट you will keep on going because you know your why. So that's basically everything in today's discussion, my dear friends. Thank you very much for your love and support. और आज एक और वीडियो शाम को लॉन्च होगा, तो उसको देखिएगा। धीरे धीरे करके सीरीज जो हैं उसको हम आगे लेकर जाएंगे। देयर आर सो मेनी वीडियोस इन पाइपलाइन एंड हमने काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं वो शूट भी कर लिए हैं, एंड एक के बाद एक जो हैं वो हम उनको लॉन्च करने वाले हैं। और होपफुली I guess after a month or something, we'll do a live session as well. So that's everything from my side. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.